फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग धातु और अधातु पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, और एक पार्ट ऑलरेडी पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप आसानी से उसको देख पाएंगे। तो चलिए मित्रों, अब धातु अधातु के अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एल्युमिनियम से। तो देखिए, एल्युमिनियम और उसके यौगिक के बारे में देखेंगे। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है, और ये जो है थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, और इसको जो है बोरान फैमिली का तत्व कहा जाता है। इसकी वैलेंसी 3 होती है, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। मित्रों, धातु याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु है। और अब बात करें भूपर्पटी पर, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद उससे कम सिलिकॉन, इससे कम एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ऑक्सीजन अधातु है और सिलिकॉन उपधातु और एल्युमिनियम धातु है। तो धातुओं में सबसे ज्यादा भूपर्पटी पर पाया जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। अब भूपर्पटी पर एल्युमिनियम के बाद Fe का स्थान आता है। एल्युमिनियम का प्रसिद्ध अयस्क बॉक्साइट होता है। मित्रों याद रखिएगा, एल्युमिनियम का प्रसिद्ध अयस्क बॉक्साइट है, और इसका फार्मूला Al2O3 × 2H2O है, और इसको जो है डाईहाइड्रेट एल्यूमिना कहा जाता है। एल्युमिनियम प्रबल अपचायक है। एल्युमिनियम और नम वायु अगर दोनों को मिलाते हैं तो Al2O3 बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम पर जंग लगने से बचाता है। तो याद रखेंगे, एल्युमिनियम के अपने ही ऑक्साइड द्वारा ये जंग लगने से बचाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा मित्रों। खाद्य पदार्थ लपेटने के लिए प्रयुक्त पन्नी एल्युमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम के मिश्र धातु कुछ होते हैं, तो ऑलरेडी 2-3 मिश्र धातु हम देख चुके हैं। तो रोल्ड गोल्ड एक होता है, जिसमें कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। रोल्ड गोल्ड को कृत्रिम सोना भी कहते हैं, और ज्वेलरी और आभूषणों में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है माणिक्य या रूबी, या इसी को नीलम कहा जाता है। यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एल्युमिनियम के कंपाउंड्स। तो AlOH थ्राइस, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका उपयोग वाटर प्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है। अब दूसरे कंपाउंड की बात करें तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस × 24H2O, इससे भली भांति परिचित होंगे आप लोग। इसका नाम फिटकरी या एलम है। जल की कठोरता दूर करने में इसका यूज किया जाता है। चमड़ा उद्योग में जल के शुद्धिकरण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह द्विक लवण यानी डबल साल्ट है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा मित्रों। अब बात करते हैं अगले यौगिक की, Al2SO4 थ्राइस × 18H2O यानी एल्युमिनियम सल्फेट की। तो इसे हेयर साल्ट भी कहते हैं। कपड़े की रंगाई एवं छपाई में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशमन में भी यही यूज किया जाता है। एलम फिटकरी यानी पोटास फिटकरी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब अगले धातु की बात करें, आयरन यानी लोहा की। तो इसका प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, जिसका फार्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट जिसका फार्मूला Fe3O4, और इसमें 72% आयरन होता है मित्रों मैग्नेटाइट में, याद रखिएगा। सीडेराइट FeCO3 होता है। अब एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, अगर Fe पर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको फेरस कहेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो फेरिक कहेंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज है तो परफेराइट कहेंगे, 6 पॉजिटिव चार्ज है तो फेरेट कहेंगे। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा मित्रों। अब लोहे के प्रकार की बात करते हैं, तो इसमें 2 प्रकार का लोहा पाया जाता है, एक ढलवां लोहा और एक पीटवां लोहा। तो ढलवां लोहा की बात करें कास्ट आयरन की, तो इसमें कार्बन की अशुद्धता 2 से 4% होती है। यह घटिया लोहा होता है, इसकी वेल्डिंग नहीं होती है। वहीं पीटवां लोहा की बात करें तो इसे पिग आयरन भी कहते हैं। इसमें 0.1 से 0.25% कार्बन की अशुद्धता होती है, और इसमें जंग कम लगता है। Fe का जो निर्माण होता है वो वात्या भट्ठी में किया जाता है, और बेसेमर परिवर्तक विधि द्वारा किया जाता है मित्रों। अब बात करें Fe के कंपाउंड्स की,
तो पहला कंपाउंड FeCl3 है, इसको फेरिक क्लोराइड कहते हैं और ब्लड के शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है मित्रों, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला कंपाउंड है FeS2 आयरन पायराइट, इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। FeSO4 × 7H2O, इसको फेरस सल्फेट या हरा थोथा यानी ग्रीन विट्रियाल कहा जाता है। इसका उपयोग रक्तवर्धक औषधि में किया जाता है। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, Fe को यानी आयरन को नम वायु में छोड़ दें या साधारण जल में डाल दें, इन दोनों स्थितियों में Fe का ऑक्साइड बन जाता है, जिसको जंग या संक्षारण कहते हैं। अब जंग के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। Fe2O3 × XH2O ये फेरेसोफेरिक ऑक्साइड है और इसी को हम लोग जंग कहते हैं। इस अवस्था में Fe का कुल भार बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जंग लगने पर Fe का भार बढ़ता है या घटता है। तो याद रखेंगे Fe का भार बढ़ जाता है, शुद्ध लोहे की मात्रा इसमें कम हो जाती है। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि Fe को ड्राई एयर एवं आसुत जल में रखने पर यानी सूखी वायु और आसुत जल में रखने पर जंग नहीं लगता है। और जंग लगना ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है मित्रों, और जंग लगना केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन है। जंग से बचाने के लिए Fe के पृष्ठ पर जिंक का परत चढ़ा देते हैं और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण या यसद लेपन कहते हैं। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है मित्रों। Fe और तनु अम्ल दोनों को मिला दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। Fe और क्षार को मिला दें तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, आयरन और एसिड को मिलाने से आयरन निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन वापस से अगर हम इसको सक्रिय बनाना चाहते हैं तो इसमें क्या मिलाना होगा? हाइड्रोजन गैस। अब स्टील की बात करते हैं मित्रों। देखिए, Fe, निकिल, क्रोमियम और कार्बन, इसका मिश्रण होता है इस्पात, और इसमें कार्बन को हार्डनेस बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। इसके अनिवार्य घटक की बात करें तो आयरन और कार्बन ये दोनों तो अनिवार्यतः होने चाहिए, और कार्बन की मात्रा इसमें 0.025 से 1.5% के अंतर्गत होता है। अगर नर्म इस्पात की बात करें तो इसमें कार्बन 0.1% तक होता है और इससे तार, चादर आदि बनाए जाते हैं मित्रों। वहीं मध्यम इस्पात की बात करें तो कार्बन 0.5% तक होता है और इसका उपयोग ट्रेन की पटरी, इंजन बनाने में होता है। कठोर इस्पात की बात करें तो कार्बन 1.5% तक होता है इसमें। इसका औजार, मशीनों के पुर्जे, चुंबक आदि बनाने में यूज किया जाता है। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा मित्रों कि इस्पात की वेल्डिंग नहीं होती है, इस्पात की वेल्डिंग नहीं होती है। अब स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसमें आयरन, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। आयरन इसमें 15 से 18% होता है और बात करें इसमें जंग नहीं लगता है। इसको ध्यान में रखिएगा मित्रों, इसमें जंग नहीं लगता है। इसका यूज ब्लेड बनाने में किया जाता है। इसमें क्रोमियम जंग को रोकने के लिए मिलाया जाता है और इसलिए इसे क्रोमियम स्टील भी कहते हैं। अब बात करें निकिल स्टील की तो इसमें जंग नहीं लगता है। इसका यूज मशीनों के शाफ्ट, केबल, गियर आदि बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम स्टील की बात करें तो इसमें Mn की अधिकता होती है, यानी मैग्नीज की अधिकता होती है और यह अति कठोर स्टील होता है। इसका यूज ड्रिल स्टील, तिजोरी, रेल की पटरी आदि बनाने में होता है। अब बात करते हैं टंगस्टन स्टील की तो इसका यूज कटाई के औजार बनाने में किया जाता है। इनवार की बात करें, यह भी एक प्रकार का स्टील है तो इसकी प्रत्यास्थता कम होती है। इसमें आयरन और निकिल मिलाया जाता है और निकिल इसमें मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है। इसका यूज घड़ी के पेंडुलम बनाने में किया जाता है। अब बात करें एल्निको मिश्र धातु है और ये आयरन, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। इसमें आयरन मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है और इसका यूज अस्थाई चुंबक बनाने में किया जाता है। अब अगले धातु की बात करें, देखिए लेड यानी सीसा, इसका लैटिन नाम प्लम्बम होता है। इसके प्रमुख अयस्क की बात करें तो गैलेना यानी PbS, सीरुराइड, PbCO3। Pb का कोई समस्थानिक नहीं होता है। Pb विद्युत का
कुचालक है, इसका कोई अपरूप नहीं होता है और यह लगभग अक्रिय है। इसका यूज लिपस्टिक, इंक, सिंदूर आदि बनाने में किया जाता है। सिंदूर जो है इसके 2-3 फार्मूले होते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा मित्रों। पीबीएस भी सिंदूर का सूत्र है, एचजीएस भी सिंदूर का सूत्र है। तो पीबीएस को लेड सल्फाइड बोलते हैं, एचजीएस को मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं और कभी कभी PB3O4 इसको रेड लेड कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। बंदूक की गोली में लेड और आर्सेनिक होता है और लेड के कारण ही शरीर में जहर फैलता है। छपे हुए कागज में लेड होता है। प्रसाधन सामग्री में चमक जो होती है वो लेड के कारण ही होता है। प्रदूषण की जांच के लिए कार्बन और लेड का उपयोग किया जाता है। व्हाइट लेड जिसको सफेदा कहा जाता है उसका फार्मूला 2PbCO3 × PbOH ट्वाइस होता है। पीबी का यूज माचिस की तीली एवं डिबिया पर किया जाता है। फ्यूज तार जो होता है उसमें लेड और टिन होता है। लेड 37%, टिन 63% होता है। लेकिन वही बात करें आइडियल फ्यूज की तो इसमें केवल टिन होता है। अब बात करें अगले धातु की, सिल्वर की बात करें, इसका संकेत Ag होता है। लैटिन नाम अर्जेंटम, इसका अयस्क होता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड या इसी को अर्जेंटाइट भी बोलते हैं। Ag बहुत कम क्रियाशील होता है। सामान्यतः वायु, नमी, आर्द्रता आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु में उपस्थित जो सल्फर होता है उसके कारण चांदी के ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। उस परत को सिल्वर सल्फाइड या Ag2S कहा जाता है, यानी सिल्वर सल्फाइड का परत उस पर चढ़ जाता है। जब नमी के संपर्क में या वायु के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में आता है चांदी, तब उस पर सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S का परत चढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है चांदी के बर्तन में अंडे नहीं रखने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2Ag+S चूंकि अंडे में सल्फर होता है तो वो जो है रिएक्शन करके Ag2S बना लेता है और यही है काली परत, और ये जो है चांदी को डैमेज कर देता है। अब Ag के कंपाउंड की बात कर लेते हैं। Agi सिल्वर आयोडाइड है, इसको कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है। AgNO3 इसको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ये चुनावी स्याही कहा जाता है इसको, या अमिट स्याही कहा जाता है। ये लूनर कास्टिक कहते हैं इसको। और एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, CHCl3 को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, यानी क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखेंगे। और AgBr की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड इसका नाम है और ये फोटोग्राफी में, फोटो फिक्सिंग में यूज किया जाता है। AgCl की बात करें सिल्वर क्लोराइड है, इसको हार्न सिल्वर भी बोलते हैं। प्रकाश संवेदी कांच बनाने में इसका यूज किया जाता है, यानी फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में इसका यूज करते हैं। अब अगले धातु सोने की बात करते हैं। सोना Au, इसका लैटिन नाम आरम होता है। बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। नेचर में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका एक अयस्क है कैल्वेराइट और एक सिल्वेनाइट। 2 अयस्क हैं इसके, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय वाला तत्व है सोना और इससे सबसे लंबी चादर, पन्नी या तार बनाया जा सकता है और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यह जंग मुक्त होता है। यह केवल एक्वारेजिया यानी अम्लराज में ही घुलता है। अब बात कर लेते हैं अम्लराज की। तो अम्लराज 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है। Au को कठोर बनाने के लिए कापर मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, परंतु आभूषण में 24 कैरेट का यूज नहीं किया जाता है। इसका आभूषण बनाने में 22 कैरेट यूज किया जाता है। और 18 कैरेट सोने की अगर शुद्धता की बात करें, कितना % शुद्धता है, तो 18/24 × 100 इसको काटेंगे तो 75% आएगा, यानी 18 कैरेट सोने की शुद्धता 75% होगी। ऐसे इसकी शुद्धता निकाली जा सकती है। AuCl2 एक यौगिक है इसका, ऑरिक क्लोराइड, और इसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई में किया जाता है। अब अगले धातु की बात करते हैं, कापर की। तो इसको तांबा भी कहा जाता है। परमाणु क्रमांक 29 है और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई धातु है ये। मिश्र धातु बनाने में बहुत उपयोग होता है इसका, यानी इसके मिश्र धातु बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। वायु में खुला छोड़ देने पर हरा परत जम जाता है। कॉपर कार्बोनेट के कारण नीले और हरे रंग की परत जम जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट के कारण, कॉपर हाइड्रोक्साइड नीला होता है, कॉपर कार्बोनेट ये हरा होता है। प्रमुख अयस्क की बात करें तो कॉपर पायराइट है CuFeS2, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि Cu पर एक धनायन चार्ज है तो इसको क्यूप्रस कहेंगे, 2 धनायन चार्ज है तो क्यूप्रिक कहेंगे। अब वहीं से Cu2O की बात करें तो यह क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसको रूबी कांच भी कहा जाता है। अब बात करें अगर CuSO4 की तो ये क्यूप्रिक सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं CuSO4 × 5H2O, तो ये नीला थोथा या नीला कशिश यानी ब्लू विट्रियाल है और इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है, उर्वरक यानी खाद के रूप में किया जाता है। शरीर में कॉपर की मात्रा कम हो जाने से विल्सन रोग हो जाता है और कॉपर पायराइट जो है इससे कॉपर को झाग प्लवन विधि द्वारा बनाया जाता है मित्रों, इसे ध्यान रखिएगा। अब कॉपर के प्रमुख मिश्र धातुओं की बात करें तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम ये रोल्ड गोल्ड होती हैं या इसको कृत्रिम सोना कहते हैं। कॉपर और जिंक का मिश्रण पीतल होता है। कॉपर और जिंक का मिश्रण डच मेटल होता है। याद रखिएगा, अगर कॉपर 80% और जिंक 20% है तो डच मेटल बनेगा और कॉपर 70% जिंक 30% है तो वो पीतल बनेगा। परसेंटेज भी याद रखिएगा मित्रों। कांसा की बात करें तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। अब जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर जिंक और निकिल होता है। याद रखिएगा, इसमें सिल्वर की मात्रा 0% होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है। कॉपर, टिन और जिंक ये तीनों का मिश्रण गन पाउडर होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगले धातु की, जिंक यानी जस्ता, तो इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 होता है या क्रोड ऑफ आर्गन 4s2 3d10 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अयस्क की बात करें तो ZnS यानी जिंक सल्फाइड है। कैलेमाइन ZnCO3 है। जिंकाइट ZnO है, इसको जिंक व्हाइट भी कहा जाता है। ZnO की बात करते हैं तो एक कृत्रिम दांत बनाने में, मलहम बनाने में, पुताई करने में यूज किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट दिखाने के लिए, यानी युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट जो होता है उसको दिखाने के लिए Zn का यूज किया जाता है। पीतल यानी ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल का मिश्रण होता है, जो कि हम लोग पीछे अभी चर्चा किए हैं। Zn3P2 इसको जिंक फास्फाइड कहते हैं, ये चूहे मारने की दवा होता है। ZnS और BaSO4 इन दोनों का मिश्रण लिथोपोन कहलाता है, जिसे पेंट में यूज किया जाता है। अब अगला धातु हमारा पारा यानी मरकरी Hg+1 के रूप में है तो मर्क्यूरस कहलाता है। Hg2+ के रूप में है तो मर्क्यूरिक कहलाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका लैटिन नाम हाइड्रार्जियम होता है। परमाणु क्रमांक इसका 80। यह चमकीला होता है, इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। रूम टेम्परेचर पर यह लिक्विड यानी द्रव रूप में होता है। इसका गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके प्रमुख अयस्क की बात करें तो HgS यानी सीने बार इसका एक प्रमुख अयस्क है। यह अति चालकता यानी हाइपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करता है। 4.12 केल्विन पर इसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है, इसे भी ध्यान रखना है। और लिक्विड होने के कारण यह इसमें जो आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है और न ही तन्यता का गुण होता है। Hg का उष्मीय प्रसार अधिक होने के कारण इसका उपयोग बैरोमीटर यानी वायु दाब मापी में, तापमापी थर्मामीटर में और रुधिर दाब मापी यानी स्फिग्मोमैनोमीटर में किया जाता है। यह क्षार वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। Hg को लोहे के पात्र में रखा जाता है और अन्य के साथ रिएक्शन करके
अमलगम बना लेता है। इसी कारण लोहे के पात्र में इसको रखा जाता है, क्योंकि लोहे से रिएक्शन नहीं करता है। ट्यूबलाइट में मरकरी और आर्गन होता है, और मरकरी जो है वाष्प के रूप में डाला जाता है ट्यूबलाइट में। HgS सिंदूर होता है, इसको वर्मिलियन कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब Hg के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो Hg2Cl2 एक कंपाउंड है, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं या इसी को कैलोमल कहा जाता है। इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। HgCl2 की बात करें तो मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये कोरोसिव सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, ये कीटाणुनाशी के रूप में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अगले धातु की, यूरेनियम की। तो इसका परमाणु क्रमांक 92, इसका प्रमुख अयस्क पिच ब्लेंड यानी U3O8 होता है। इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। परमाणु बम बनाने में भी इसी का यूज होता है। इसका भंडार झारखंड में पाया जाता है। इसके दो समस्थानिक है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अब यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव होता है और परमाणु बम बनाने में इसी का यूज किया जाता है। लेकिन यूरेनियम 238 की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन 99% यूरेनियम में यही अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम 92-238। पॉइंट याद रखेंगे मित्रों, 9 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था और इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थोरियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 90 होता है और इसका अयस्क मोनाजाइट होता है। इसका भंडार केरल में है। रणनीतिक धातु की बात करें तो टाइटेनियम होता है। येलो केक की और आशा धातु की बात करें तो यूरेनियम होता है। अंतिम अस्थायी तत्व की बात करें तो लेड होता है और विद्युत का बुरा चालक भी लेड होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये हमारा था धातु और उसके यौगिक। आज हमारा धातु और उसके यौगिक वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग धातु और अधातु में तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, यानी अधातु और उसके यौगिक। कुछ प्रमुख अधातु और उसके यौगिक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ने का काम कीजिए। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है। और जो भी दिक्कतें हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका निदान यहाँ से किया जाएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।